Uh, hello, hello everyone. My name is Rishabh Shukla and welcome to Understand UPC. Today we are going to discuss Day 1 GS2 questions. Okay, so बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से. ठीक है. सो जो हम यहाँ पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, एक बार मैं वो बता देता हूँ. मेनली हम लोग डिमांड ऑफ क्वेश्चंस को देखेंगे और उसको किस तरीके से आंसर किया जा सकता था. अ, उन चीजों को डिस्कस करेंगे कि अच्छा क्या क्या पॉइंट्स आ सकते थे. ठीक है. और जो थोड़ा बहुत कंटेंट है वो आप गूगल भी कर सकते हो. ठीक है, वहां से भी मिल जाएगा, बट मेजर चीजें मैं आपको आपसे यहाँ पे डिस्कस कर दूंगा. राइट. ओके. सो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? 10 मार्क का क्वेश्चन है. राइट. सो हम लोगों को पता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन कहाँ पे है? आर्टिकल 19 में है. ठीक है. और हेट स्पीच कवर होता है नहीं होता है, ये क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था क्योंकि 2014 के अंदर, दिस इज क्वेश्चन फ्रॉम 2014, एंड इन 2014 देयर वाज अ केस प्रवासी भलाई संगठन वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, ये केस हुआ था. और इस केस के अंदर क्या होता कि हेट स्पीच इससे पहले तक लेजिस्लेट नहीं की गई थी, कहीं पे ऐसे डिफाइंड नहीं थी. राइट. तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि भाई ये थोड़ा सा देखो इसकी तरफ, ये क्या इसके अंदर इससे रिलेटेड आप बताइए चीजें कि क्या क्या चीजें हेट स्पीच के अंदर कॉन्स्टिट्यूट करेंगे. राइट. तो इसलिए जो है उस पर्टिकुलर ईयर ये क्वेश्चन आया था. तो अभी हमें क्या सीखना है यहाँ से कि जब भी नेक्स्ट ईयर यानी 2024 के लिए जब आप प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस को ध्यान में रखें कि जो भी सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजंस में देता है. ठीक है. जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस है और कोई फंडामेंटल राइट, स्पेशली फंडामेंटल राइट्स के अंदर कुछ चेंजेस ला रहा हो. ठीक है, चाहे वो गुप्ता स्वामी केस हो जहाँ पे प्राइवेसी राइट को जो है बोला गया था, वो क्वेश्चन आया हुआ था. ठीक है, चाहे राइट टू मैरी वाला हो, वैसा क्वेश्चन हो. ठीक है, तो ऐसे ऐसे जजमेंट्स को थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए. और सिर्फ जजमेंट्स ही नहीं याद करना होता कि नहीं अभी लेकर के बैठ गए, नहीं. जो न्यूज़पेपर में है, जो न्यूज में है, उन्हीं जजमेंट्स को याद करो एंड उसको लिख करके आओ. ठीक है. अब ये वाला केस है, ठीक है, नहीं याद रहेगा लेकिन अभी लिख लो, कहीं ना कहीं ये यूज में आ जाएगा. ठीक है. और अभी सबसे रिसेंट में एक और केस था, अमीश देवगन, जहाँ पे अगेन एक केस आया इसी हेट स्पीच को लेकर के कि इन्होंने किसी पर्टिकुलर जो बाबा थे, मतलब कि रिलीजियस लीडर थे शायद, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, मुस्लिम्स के अंदर उनको काफी कुछ बोल दिया था. तो वो किसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट हुआ? हेट स्पीच के अंदर. तो उस चीज को सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर अपने डिसीजन दिए थे. ठीक है. तो ओवरऑल देखो, है तो ये दो 2014 का क्वेश्चन, एंड इट इज वेरी सिंपल क्वेश्चन इन दैट टाइम. और सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस यूज्ड टू कम. ओके. सो इसमें कुछ ज्यादा सोचने वाली बात नहीं थी. सबसे पहले हमें क्या करना था, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन? डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? हमारे पास 2 पेजेस होते हैं. ठीक है. वेट, ये 2 पेजेस है. तो अभी हमें इन दोनों पेजेस को यूज करना है. तो एक पार्ट के लिए एक पेज के अंदर ये वाला एड्रेस कर देंगे, एंड दूसरे पार्ट और एक पार्ट के लिए ये वाला एड्रेस कर देंगे. ठीक है. इस तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन को आप सोच सकते हो, इस तरीके से अपने कंटेंट को कैसे यूज करना है, कैसे पेजेस भी फिल करने हैं साथ में, वो आप डिसीजन मेकिंग इसी तरीके से करोगे. ठीक है. तो अभी सबसे पहले स्टार्ट करना है. जैसे मैं हमेशा पॉलिटी के अंदर बताता भी हूँ, जिन्होंने अभी पहली बार आज वीडियो देखने आए हैं, आप लोग प्लीज जो GS1 की कुछ क्लासेस हुई थी जहाँ पे आंसर डिस्कस किए गए थे, उनको आप जरूर देखिएगा. ठीक है. बिकॉज
वहां पे मैंने डिटेल में आंसर्स को डिस्कस कर रखा है कि क्या क्या डिमांड होती है, कैसे स्टेप वाइज जाना होता है। क्योंकि एंड वहां पे एक ही क्वेश्चन में 40-45 मिनट्स लगे हैं एक्सप्लेन करने में। तो अभी मैं वो चीजें यहाँ नहीं बता रहा, नहीं तो बहुत ज्यादा डिटेल हो जाएगा। तो अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज वॉच दो सेशंस आल्सो बिफोर स्टार्टिंग दिस। ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? तो यहाँ पे क्या है कि जब हम GS2 के क्वेश्चंस देखते हैं तो इसका इंट्रोडक्शन या तो आप आर्टिकल से स्टार्ट कर दो, जो भी क्वेश्चन में रेलेवेंट है, या कोई केस हो उससे स्टार्ट कर दो, या कोई करंट न्यूज रही हो उससे रिलेटेड, उससे आप स्टार्ट कर सकते हो इंट्रोडक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल 19 है। ठीक है, आर्टिकल 19 वन। ठीक है। उसका जो बी है उसके अंदर ये आता है फ्रीडम ऑफ बी या ए, ठीक से अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप यहाँ पे बता सकते हो कि आर्टिकल 19 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज द प्रोविजन फॉर द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, and which means that any person, anyone in India can express his opinion, his views through writing, speech, or by portraying something, by painting, etc., etc. तो उसको जितना आप डिटेल में यहाँ पे इंट्रोडक्शन में बता सकते हो उतना आप बताइए। एक पैराग्राफ लीजिए, मतलब 2-3 लाइन का, फिर अगला 2-3 लाइन का पैराग्राफ लीजिए एंड एक्सप्लेन करिए अच्छे से, क्योंकि उसने पूछा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो अपने तरीके से बताइए, अपने एग्जाम्पल्स के थ्रू बताइए। दूसरा, जैसे एग्जाम्पल्स में आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन में आप एग्जाम्पल, रिसेंट एग्जाम्पल दिखाइए ना, कि ये मत बोले कि राइट टू एक्सप्रेस, प्रोटेस्ट, ये सब चीजें ठीक है, ये चीजें हैं, लेकिन इसको कनेक्ट करिए किसके साथ, डिजिटल मीडिया के साथ। ठीक है। बताइए कि ट्विटर पे ट्वीट करना, ठीक है, उसकी फ्रीडम होना चाहिए, आपका ट्वीट जो है एकदम से डिलीट नहीं कर देना चाहिए। राइट। उसके बाद आपका फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में आपकी मीडिया, प्रेस, ठीक है, इनके एग्जांपल्स आप दिखाइए कि ये होता है, इनको फ्रीली आप अलाउ करें। ठीक है। उसके बाद आता है कि भाई यहीं पे आप स्टार्ट कर सकते हो कि हाउएवर देर आर ऑल्सो प्रोविजन इन आर्टिकल 19(2) where there are some reasonable restrictions which can be imposed by parliament by making law। ठीक है, by making law, if there is threat to sovereignty and integrity, security of the country। ठीक है। मैं ये पूरे वर्ड्स नहीं लिख रहा, लेकिन आप लोग यू कैन, यू शुड राइट ऑल दीज इन योर आंसर्स। ओके। इफ देर इज सम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ठीक है, these are words I am writing from the article itself। Okay। And defamation, if someone is defaming other, or reducing the dignity of other person, then that will not be allowed in the right to expression। Okay। And if you are disturbing public order by giving some false information on the social media or somewhere else, okay, or if it is threat to some morality or decency, like sometime you have seen that in France there was uh, there was a wrong portrayal of Prophet Muhammad, and you can see that how much problem created in that area। Okay। सो डिसेंसी होना बहुत जरूरी है, कुछ भी आप गलत पोर्ट्रे ना करें। ठीक है। तो दीज आर रिस्ट्रिक्शन, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आल्सो एसोसिएटेड विद दिस राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है। ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, ये आपका अगर राइट है तो इसके साथ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ओके। तो ये फर्स्ट पेज पे आप एक्सप्लेन करिए एंड कम टू द सेकंड पेज। ठीक है। सेकंड पेज पे हेडिंग बनाइए सीधे,
है ना। हम लोगों ने पहले सीखा कि हेडिंग बनाना होता है। डज इट कवर हेट स्पीच ऑल्सो? ठीक है, तो क्या ये हेट स्पीच करती है? ऑब्वियसली नहीं करेगी, सबको पता है। ठीक है, तो इसको लिखना कैसे है अब? ठीक है, तो अभी सिर्फ नो नहीं लिख देना, नहीं, अभी इसको एक्सप्लेन करना है, क्योंकि अपने को पेज भी तो फिल करने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हेट स्पीच डिफाइन कर दी है कि हेट स्पीच होता क्या है। ठीक है, अगर आप उस साल का करंट अफेयर पढ़ते तो आपको पता चलता है कि मतलब कि हेट स्पीच जो है वो लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट थी 267। ठीक है, उसने डिफाइन किया था कि हेट स्पीच वो होती है जो पब्लिक जो किसी तरीके का इंसाइटमेंट या किसी तरीके का प्रोवोक करे पब्लिक को कि वो वो हेट्रेट फैला रहा हो पब्लिक के अंदर, और उसके जरिए उसके कारण वायलेंस जनरेट हो रहा हो। ठीक है, किसी के डिग्निटी को अफेक्ट हो रहा हो, तो ऑल दिस कॉन्स्टिट्यूट हेट स्पीच। तो इसको आप एक्सप्लेन कर सकते हो और यहाँ पे एक आध एग्जांपल दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि एक अभी रिसेंट की बात है, एक कोई फॉरेन वेबसाइट थी, उसने लिख दिया कि कन्नड़ा इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड तमिल इज द वर्स्ट लैंग्वेज, ऐसा उन्होंने लिख दिया। ठीक है, और इसके बेसिस पे क्या हुआ, हमारे दो रीजन्स के अंदर लड़ाइयाँ शुरू हो गई ऑन द सेम डे। तो ये क्या हुआ, ये फॉरेन, अब ऐसा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो अलाउड नहीं होगा ना, कि जो हमारे देश की शांति को भंग करे, दैट डिस्टर्ब द पीस ऑफ आवर कंट्री। ओके, सो ये चीजें किस में इंक्लूड की गई, हेट स्पीच के अंदर, भले ही वो लिखा गया है। ठीक है, सो उसके बाद यहाँ पे लिख दीजिए कि नहीं, उसके बाद प्रॉपर लिखे नो, दिस हेट स्पीच डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इन द राइट टू फ्रीडम, दिस इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। ठीक है, इट एज सेड बाय सुप्रीम कोर्ट इन अमीश देवगन केस। ठीक है, यहाँ पे आप केस को भी यूज कर लीजिए। ठीक है, इन्होंने भी क्या किया था अपने प्रोग्राम के अंदर, काइंड ऑफ हेट स्पीच की तरीके से चीजें बोल गए थे ये। ठीक है, तो उसके ऊपर बोला। उसके बाद हमारे यहाँ पे कुछ आईपीसी के सेक्शंस हैं, आप उनको लिख सकते हो। ठीक है, सीआरपीसी के सेक्शंस हैं। ठीक है, आरपीए एक्ट के अंदर, ठीक है, 1951, उसमें सेक्शन 8 एंड सेक्शन 123 जो अलाउ नहीं करता हेट स्पीच, राइट। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको इलेक्शन से डिबार कर दिया जा सकता है। ठीक है, सिमिलरली आईपीसी एंड डब्ल्यू सीआरपीसी। ठीक है, आईपीसी में आपका ये 153 ए, 295 ए, ठीक है, रिलीजियस एनिमिटी, ये सब चीजें जो है, अगर आप कुछ करते हैं तो उसके अंदर अलाउड नहीं है फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, कि अगर आप कुछ हेट फैला रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे क्या है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को रिस्पेक्ट दिया जाता है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू जब तक एग्री और डिसएग्री वाला है, तब तक वो अलाउड है। ठीक है, लेकिन ये अब हेट्रेट फैला रहा है, ठीक है, तब ये उसके अंदर काउंट नहीं होगा और इसको अगेंस्ट आपको रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएंगी। ठीक है, तो ये ये इस क्वेश्चन के अंदर आपको लिखना था। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, इतना मेजर प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब भी क्वेश्चन आए, सोचो, इंट्रोडक्शन में ज्यादा टाइम नहीं देना, ज्यादा बड़े इंट्रोडक्शंस नहीं लिखने, कम टू डिमांड ऑफ क्वेश्चन डायरेक्टली। ठीक है, कि भाई इस क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करना है, मार्क्स इसके मिलेंगे, और उसके बाद इसको आंसर करना है। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन कर लिए, वही आर्टिकल 19 को ही एक्सप्लेन करने की बात कर रहा है, और यहाँ पे वो हेट स्पीच को आप बता दीजिए नहीं, और कौन कौन बोल रहा है, कहाँ कहाँ पे बोला गया है, वो आप यहाँ पे रेफरेंस दे दीजिए। ठीक है, और लास्ट में एक कंक्लूजन लिख दीजिए।
कि भाई ऐसा ऐसा ये मेजर जो है डिफरेंस है, उसको आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, कि वायलेंस वगैरह ना फैलाए आपकी स्पीच, तब तक अलाउड है। ठीक है, चलें फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी आप लोग क्या करेंगे, जैसे आप लोगों ने भी इसको लिखा होगा तो एक बार देख लेना कहाँ पे क्या मिस्टेक करिए, एंड अकॉर्डिंगली उन चीजों को मार्क कर लेना। जैसे कई लोगों ने जो है ये एक्सप्लेन, इसका सेकंड पार्ट एक्सप्लेन नहीं किया होगा, यहाँ पे केसेस वगैरह नहीं लिखे होंगे, तो उनको आप लोग लिख लीजिएगा एक बार। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, discuss the possible factors that inhibit India from enacting for its citizen a uniform civil code as provided for DPSP 10 marks। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। फिर से जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, काफी टाइम से बात चलती है कि इसे फ्रेम किया जाए, लेकिन कुछ कमीशंस ने बोला कि नहीं, कि अभी राइट टाइम नहीं है। ठीक है, छोटे रिपोर्ट्स के अंदर, राइट। तो लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कई बार बोला यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कि अलग अलग केसेस के अंदर, तो वो केसेस हम हमेशा याद रखते हैं। ठीक है, अब देखो आपको आपको चीजें पता है यूसीसी के बारे में। ठीक है, अभी वेट करते हैं इस आंसर को स्टार्ट करने से पहले। ठीक है, जो आपको एग्जाम में क्या क्या याद रहेगा, ठीक है, और क्या क्या कैसे प्रिपेयर करके जाना होता है वो थोड़ा देख लेते हैं। राइट, तो आपको जो फॉर्डर मटेरियल याद रहेगा वो यही रहेगा कि यूसीसी आर्टिकल 44 में है, और इससे रिलेटेड तीन केसेस, दो तीन केसेस हैं जो आपको याद रहेंगे। ठीक है, एक तो आपका ये साहबानो केस होता है। ठीक है, आपको एक श्रेया मुदगल, सॉरी सॉरी शारदा मुदगल, सॉरी, वेट, एक सेकंड, पेन में चला, सरला मुदगल। ठीक है, और एक सायरा बानो। ठीक है, और इसमें एक आपको याद रहता है कि भाई लॉ कमीशन की 2018 में एक रिपोर्ट आई, तो उसने बोला था भाई अभी राइट टाइम नहीं है। ओके, तो ये दो तीन चीजें आपको इन मेजर याद रहती जो वैल्यू एडिशन वाली है। हाँ, अभी इनको कैसे यूज करना है। ठीक है, कभी भी ये डायरेक्टली पूछे नहीं जाएंगे कि मेंशन करो केसेस और ये वगैरह वगैरह, कभी इसको इसमें यूज करना है, तो वो चीजें देखते हैं हम। अब यहाँ पे क्या बोला है, डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट द इंडिया फ्रॉम इनेक्टिंग। ऐसे कौन कौन से पॉसिबल फैक्टर्स है, पॉसिबल फैक्टर्स बोला है जिसने यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने में प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ठीक है, तो इसको आपको आंसर करना है। तो सबसे पहले क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि आपको इंट्रोडक्शन जो है पॉलिटी के अंदर इस तरीके से होना चाहिए, या तो आर्टिकल मेंशन कर दो। यूनिफॉर्म सिविल कोड का आर्टिकल क्या है, 44, तो आर्टिकल मेंशन करो, आपको हाफ मार्क्स वैसे ही मिल जाएगा, 1 मार्क्स। ठीक है, और इससे आपको ज्यादा बड़े इंट्रोडक्शन में नहीं लिखना पड़ेगा, और डायरेक्ट आप अपने आंसर पे आ जाओगे। ठीक है, डिमांड ऑफ क्वेश्चन तो आर्टिकल 44 के अंदर है। ठीक है, बता दो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 44 गिव द प्रोविजन फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, और थोड़ा सा यूनिफॉर्म सिविल कोड को बता दो। ठीक है, कि जैसे कि मैरिज हो गया, आपके लैंड जो है ट्रांसफर हो गया, उसके बाद डिवोर्स हो गए। ठीक है, तो ये सब चीजें किसके थ्रू डील होती हैं, आपकी सिविल कोड, सिविल प्रोसीजर्स। ठीक है, तो इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो साथ में। ठीक है, एक पैरा 2 लाइन में ये आ गया, एंड यहीं से दूसरा पैरा स्टार्ट कर दो, 3 लाइन का ये दे दो, तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन यहाँ पे बन गया। ठीक है, यहाँ पे एक कंपैरिजन दिखा सकते हो कि लाइक क्रिमिनल लॉज, है ना, हमारे यहाँ पे आईपीसी का सेक्शन सबके ऊपर बराबर से लगता है। किसी ने मर्डर किया है, किसी ने चोरी करी है, तो उसके बिना किसी रिलीजन, बिना किसी का, सबको इक्वली देखा जाता है। सेम पनिशमेंट सबको मिलेगी, चाहे वीमेन हो, मेन हो।
ठीक है। ओके, तो ये, तो सिमिलरली जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है इसी जो क्रिमिनल लॉज है उसकी तरह सेम अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, कि अभी जैसे क्या है कि मैरिज जो है हिंदूज की हिंदू कोड, मैरिज कोड ऑफ एक्ट वाले से होता है 1955। ठीक है, मुस्लिम्स का खुद का पर्सनल लॉ है 1939 का या 40 का, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूँ। ऐसी रिलीजन के अपने अकॉर्डिंग मैरिजेस है। लिख तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। ठीक है, क्या क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, एक तो आपकी जो लॉज है, जो कोर्ट्स है, वहां पर कॉम्प्लेक्स रहती है, कॉम्प्लेक्सिटी रहती है। ठीक है, वहां पे काफी प्रॉब्लम्स आती है रैशनल डिसीजन देने में। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो ये पॉक्सो एक्ट है। ठीक है, पॉक्सो एक्ट में बोला है कि बिफोर 18 ईयर्स किसी भी तरीके का अब जो है इंटरकोर्स नहीं होना चाहिए। राइट, लेकिन अ, और इवन चाहे वो मैरिज का ही क्यों ना हो। ठीक है, लेकिन क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंदर क्या है कि भाई जैसी प्यूबर्टी हो उसके बाद आप मैरिज कर सकते हो। ठीक है, तो वो 14-15 ईयर्स होती है। तो अभी यहाँ पे इसको कैसे डील किया जाएगा अगर यहाँ पे कुछ भी ऐसे केसेस आते हैं तो पॉक्सो एक्ट के अंदर तो ये तो जाएंगे, क्योंकि 18 ईयर्स से पहले हो रहा है। ठीक है, तो ये समस्याएं जो है रेगुलरली देखने को मिल रही है, और अभी जब फरवरी मार्च के टाइम में ये बहुत ज्यादा ही न्यूज में था, ये वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो इसीलिए जो है यूसीसी जैसी चीजों की डिमांड है कि इनको इसको लाना चाहिए, जिससे कि एक यूनिफॉर्म कोड हो। ठीक है, और साथ में जैसे विमेन जो है उनको सबसे ज्यादा सफर करना पड़ता है अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। ठीक है, उनके राइट्स वगैरह जो है काफी इम्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये एक कॉन्सेप्ट हो गया जो आप पढ़ते हैं। राइट, लेकिन अभी ये यहाँ पे अप्लाई होगा कि नहीं होगा, क्योंकि पूछा तो है नहीं। तो देखते हैं। ठीक है, तो डिस्कस द पॉसिबल फैक्टर्स दैट इनहिबिट, तो यहाँ पे फैक्टर्स बोला है, तो अब हमें कॉजेज नहीं बताने, जो अभी यहाँ पे जो मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, वो जस्ट आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा था मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक पार्ट हो गया, यहाँ पे ये दूसरा हो गया कि भाई यूसीसी आर्टिकल 44 में है, और वो क्या होता है वो यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ठीक है, नाउ कम टू द बॉडी। ठीक है, यहाँ पे लिखो पॉसिबल फैक्टर्स क्या क्या है जो इनहिबिट करते हैं यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने में। ठीक है, और इनको डिस्कस भी करना है, तो थोड़ा थोड़ा बताते जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो गया, इसमें अगर आप सब हेडिंग्स बना पाते हैं तो एक ज्यादा इम्पैक्ट बनता है, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सिंपल 1 2 3 4 5 लाइन। ठीक है, गिव डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टर्स लाइक पॉलिटिकल फैक्टर्स। ठीक है, तो पॉलिटिकल फैक्टर्स कैसे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि एक तो पॉलिटिकल विल नहीं है। क्यों, क्योंकि वोट बैंक की प्रॉब्लम रहेगी अगर हमने नहीं किया तो। पार्टी इंटरेस्ट, अगर हमने मतलब कि कर दिया तो पर्टिकुलर वोट जो है वो चला जाएगा। जो जिनके पास ये एक इमेज है, परसेप्शन है कुछ कम्युनिटीज के पास कि भाई अगर ये यूसीसी आ गया तो हमारा जो रिलीजन है, हमारी जो रिलीजियस यूनिकनेस है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, जो मेजोरिटी है वो ओवरटेक कर जाएगी। ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस जो है लॉस के अंदर रहेगा, तो वो एक परसेप्शन बना हुआ है। तो उस परसेप्शन को हटाने, ये पॉलिटिकल पार्टीज तो हटाना चाहती नहीं, राइट, क्योंकि उसके बेसिस पे ये वोट लेंगे कि जब भी कोई ये यूसीसी पे बात करेगा तो उसके अगेंस्ट ये इनके सपोर्ट में आ जाएंगे। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, क्योंकि इन्होंने पॉसिबल बोला है तो आप अपने अकॉर्डिंग सोच के लिख भी सकते हो। ठीक है, पॉसिबिलिटी तो है ही है। उसके बाद दूसरा,
रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर, ठीक है, जो अभी मैं ये मेजोरिटेरियन वाली बात कर रहा था कि भाई जो माइनॉरिटीज है, ठीक है, उनको डर है कि जो मेजोरिटी है उसके अकॉर्डिंग यूसीसी बनेगा, ठीक है, तो वो यूसीसी बनेगा तो क्या होगा कि इनकी जो चीजें हैं वो शायद दबा दी जाए, वो उसमें इंक्लूड ना करी जाए, ठीक है, और जो मेजोरिटी है उसकी चीजें इम्पोज करी जाए। तो ये एक फियर, ये जो एक परसेप्शन है, ये इनहिबिट करता है इसको, क्या कहते हैं, इम्प्लीमेंट करने में, ठीक है। सिमिलरली कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल फैक्टर है, जैसे आर्टिकल 25 से 28 जो आपके रिलीजियस राइट्स है, और आर्टिकल 29 से 30 जो आपके माइनॉरिटी राइट्स है, ठीक है। तो वो सब चीजें कि भाई आप कैसे, जो डाइवर्सिटी है, जो आपके राइट्स यहाँ पे प्रोवाइड है, फंडामेंटल राइट्स, आप उनको कैसे हटा सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे ऐसा बोला भी गया था, आप लोगों ने वो केस भी सुना होगा कि डीपीएसपी को आप अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हो तो उससे किसी फंडामेंटल राइट को जो है वो अफेक्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन था कि भाई जब आप आर्टिकल 39 बी एंड सी को करेंगे, तब आप आर्टिकल 14 को थोड़ा और 19 को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। हाउएवर इन अदर केसेस, ठीक है, कोई और आप इंप्लीमेंट कर रहे हो डीपीएसपी, तब ये अप्लाई नहीं होगा, सिर्फ यहीं पे ये ग्रेटर देने को, नहीं तो ऑलवेज फंडामेंटल राइट जो है वो बड़े रहेंगे डीपीएसपी से। तो ये एक फैक्टर रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, सोशल फैक्टर, ठीक है। सोशल फैक्टर क्यों? क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव है, ठीक है। और अगर किसी भी तरीके से अ, इससे आउटरेज हो जाए या कोई वायलेंस हो जाए तो वो एक पोटेंशियल थ्रेट है हमारे देश की जो फ्रेटर्निटी वगैरह है और ब्रदरहुड है उसको लेकर के, तो वो नहीं, वो एक फियर रहता है हमेशा, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिनको आप ऐसे लिख सकते थे, ठीक है। और एक आप ऐसे अदर्स करके भी कुछ और आपको फैक्टर्स है तो यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। कि चैलेंजेस है कि किस तरीके से कंसल्टेशन बनाई जाए, इतनी सारी डाइवर्सिटी है देश के अंदर, ठीक है। डाइवर्सिटी इतनी है तो उन सबको एक अंडर वन रूफ लाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो ये फैक्टर्स लिख दीजिए, ठीक है। तो जैसे आपका आपका आंसर कैसे होगा ये वाला, अगर हम अ, उसको देखें, जैसे ये पेज है, आपने इंट्रोडक्शन यहाँ तक दिया, ये 1 2 पॉइंट या 3 पॉइंट भी यहाँ पे आ गए, नेक्स्ट पेज पे गए, 4 5, अभी भी हाफ पेज बचा है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या बोला है इन्होंने, डिस्कस बोला है पॉसिबल फैक्टर्स, ठीक है, दैट इनहिबिट, जब भी कोई प्रॉब्लम दे रखी हो कि ये एक प्रॉब्लम है और अब आपके पास स्पेस भी बचा है, ठीक है, तो कोशिश करिए कि इसको एड्रेस कर दो, और डिस्कस लिखा हुआ है, ठीक है, कि भाई इस प्रॉब्लम को कैसे हटाया जा सकता है, जो ये चैलेंजेस है, ठीक है। स्पेस बचा है तो यहाँ पे अब एक सॉल्यूशन की तरह कंक्लूजन दे सकते हो, ठीक है। थोड़े से यहाँ पे लाइक जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं, हाउ एवर देर आर देर आर फैक्टर्स एज मेंशन्ड अबव, ठीक है, बट इट इज इट इज नीड ऑफ आर it is need of R to constitute UCC, as Supreme Court said in various cases like Sahabano, Sarla Mudgal and श्रेया बानो, सायराना बानो, ठीक है। तो ये तीनों आपने केसेस यूज कर लिए, तो इससे क्या है कि आपकी वैल्यू एडिशन हो गए, ठीक है।
उसके बाद आप लिखोगे कि एज सुप्रीम कोर्ट सेड, सो दिस कैन बी डन बाय इंक्लूडिंग द ऑल स्टेक होल्डर्स इन कंसेंस इन इन मेकिंग द यूसीसी। ठीक है, और कंसल्ट करो, ठीक है, जितने लोगों से हो सकता है, साथ लेके आओ, कंसेंसस बनाओ। ठीक है, एक सॉल्यूशन की तरह हम यहाँ पे चीजें ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में क्या लिख दो कि दिस विल हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स लाइक विमेन। ठीक है, कई बार क्या होता है कम्युनिटी राइट्स के अंदर इंडिविजुअल राइट्स जो है वो खत्म हो जाते हैं, ठीक है, उनको दबा दिए जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे क्या है कि हर इंडिविजुअल की राइट्स का रिस्पेक्ट किया जाए, जैसे कि ट्रिपल तलाक, ठीक है, उसके ऊपर लॉ बना। तो वो क्यों आया? क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स जो विमेन के राइट्स थे उनको इम्पेक्ट कर रहे थे, डिस्पाइट की डिस्पाइट की वो रिलीजियस मैटर था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जो पार्लियामेंट है वो बिल लेकर के आई, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला था कि बिल आना चाहिए वुमेन की डिग्निटी और राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, इतना सब कुछ प्रॉब्लम है, इतनी सारी फैक्टर्स हैं जो यूसीसी को लाने में हो सकते हैं प्रॉब्लम। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कुछ प्रॉब्लम हो सकती है तो हम वो उस पर काम ना करें। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें काम मतलब कि आप बोलो कि एटलीस्ट स्टार्ट तो करना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल राइट्स की बात है, क्योंकि ह्यूमन राइट्स की बात है। ठीक है। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते थे। आपको प्रेजेंटेशन बता दिया, और आपको जैसे कि क्या नहीं लिखना था वो भी बीच में बताया कि कॉजेज वगैरह नहीं है। पहले एड्रेस किया करो जो पूछा गया है, उसके बाद देखो कि अब पेज नहीं भर रहा तो अभी और क्या इसमें स्कोप है। तो स्कोप क्या थी, एक प्रॉब्लम दी हुई है तो उससे रिलेटेड आप कंक्लूजन के अंदर वे फॉरवर्ड की तरीके से आप अपना अपने पॉइंट्स रख सकते हो। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, डिस्कस ईच एडजेक्टिव अटैच टू द वर्ड रिपब्लिक इन preamble, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ये भी देखो काफी पुराना क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चंस आते थे पहले। ठीक है, तो आप लोगों ने प्रेम्बल पढ़ा ही है। ठीक है, तो प्रेम्बल में कौन से चार एडजेक्टिव्स लगते हैं रिपब्लिक से पहले? रिपब्लिक वर्ड है, उससे पहले कौन से चार वर्ड आते हैं? ठीक है, सोवरन, ठीक है, सोशलिस्टिक, सोशलिस्ट, ठीक है, और उसके बाद आपका आता है सेकुलर, फिर आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, ये चार एडजेक्टिव है, ठीक है, जो रिपब्लिक से पहले आते हैं। तो क्या कह रहे हैं, डिस्कस करना है हर एडजेक्टिव को। ठीक है, उसके बाद क्या है, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। तो अभी आपको प्रेजेंटेशन की तो कोई दिक्कत आएगी नहीं, किसको कितना कंटेंट देना है। ठीक है, इंट्रोडक्शन आ जाएगा, इंट्रोडक्शन में आप प्रेम्बल को बताओगे क्या होता है, उसके अंदर ये चार वर्ड्स दिखा दोगे। ठीक है, नाउ कम टू द हेडिंग। ठीक है, ये कि हर एडजेक्टिव को आप बता रहे होगे कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले सोवरेन क्या होता है, फिर सोशलिस्टिक क्या होता है, सेकुलर क्या होता है, फिर डेमोक्रेटिक क्या होता है। ये चारों बता दोगे एक एक दो दो लाइन में, और एग्जाम्पल दे दोगे। ठीक है, उसके बाद अगले पेज पे गए, आर दे डिफेंडेबल इन द प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस। अब ये पूछा क्यों है, इस पे ध्यान रखो। आर दे डिफेंडेबल, ठीक है, अगर आप कहते हो कि इंडिया जो है सेकुलर रिपब्लिक है, तो क्या ये डिफेंड कर सकते हो? आपके सेकुलर क्या होता है? सेकुलर होता है कि स्टेट और रिलीजन अलग अलग हो। लेकिन क्या इंडिया के अंदर ऐसा देखने को मिलता है? मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में ही बात करी कि ट्रिपल तलाक पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तो मतलब कि पार्लियामेंट ने जो है लॉ बना दिया। ठीक है, ऐसी बहुत और ऐसी आपके जो पर्सनल लॉ है उसके ऊपर बिल बने हुए हैं आपके।
ये यूसीसी में बात कर रहे हैं, उसमें भी बना सकती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी तो ये तो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में आप कैसे कह सकते हो कि सेकुलर है, ये सारे चीजें देखते हुए। ठीक है, तो वो आपको बताना है क्या डिफेंडेबल है। तो आप में से कई लोगों ने लिखा हुआ नहीं डिफेंडेबल नहीं है। ठीक है, क्योंकि देखो सेकुलर कहाँ लॉज बना दे रहे हैं, गवर्नमेंट जो है क्या कहते हैं, सीधे बैन कर दे रही है चीजों को। ठीक है, कि भाई दिवाली, चाहे ये सुप्रीम कोर्ट वगैरह है, दिवाली पे पटाखे नहीं फोड़ने, रिलीजियस इंटरफेरेंस हो रही है। ठीक है, सबरीमाला इशू हो गया, तो कहाँ से सेकुलरिज्म, राइट। ये तो चैलेंजेस है ना। तो क्या डिफेंड कर पाओगे आप? अगर यस, इन जनरल आपको यस ही करना है, तो उसको डिफेंड करते हुए आपको दिखाना पड़ेगा कि देखो कि देखो भाई, आप सही कह रहे हो कि ये चैलेंजेस आ रहे हैं कि कि पार्लियामेंट जो है लॉज बना रही है, इंटरफेयर कर रही है कई बार, लेकिन दैट इज अ प्रिंसिपल डिस्टेंस सेकुलरिज्म इंडिया के अंदर है। ठीक है, आप उसे डिफेंड करते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिखा हुआ है कि रिलीजियस राइट्स इंश्योर किया जाए, लेकिन उस रिलीजियस राइट्स के वजह से किसी भी तरीके की प्रॉब्लम ना हो रही हो, जैसे मोरालिटी। ठीक है, फंडामेंटल राइट वायलेट नहीं होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा किसी भी जो पब्लिक का लार्जर इंटरेस्ट है उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आ रही हो। ठीक है, जब तक ये चीजें नहीं है तब तक आप गवर्नमेंट जो है वो डिस्टेंस रहेगी। गवर्नमेंट हो या स्टेट हो, वो आपके जो रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट करेगी और उससे दूर रहेगी, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगी। लेकिन अगर ये तीन चीजों में से किसी में भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, देन कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ प्रोवाइड। सो आप इसको डिफेंड किसके बेसिस पे करेंगे? आप प्रोवाइड करेंगे ये रीजनल, ये रीजंस प्रोवाइड करेंगे कि देखो ये रीजंस है, इसलिए जो है डिफेंस होता है ये। ठीक है, अगर दूसरा डिफेंस क्या है कि अगर किसी भी तरीके की इंटरफेरेंस हो रही है, सेकुलरिज्म नहीं हो पा रहा। ठीक है, जैसे कि कई आरोप लगे थे जब अ, ये सीए बिल आया था। ठीक है, तो उसमें क्या है, उसमें आप सुप्रीम कोर्ट सीधे गए ना, आपके पास डिफेंस था। ठीक है, आप कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकते। ठीक है, वहां पे जाकर के अपनी दलीलें दीजिए, और आप जो है ये सेकुलर कंटेक्स्ट है उसको डिफेंड कर सकते हो। ठीक है, तो तो इस तरीके से आपको ये जो चारों वर्ड्स हैं इनको आपको डिफेंड करना है। ठीक है, तो एक तो ये वर्ड हो गया, राइट। दूसरा वर्ड आपका सोवरन रिपब्लिक। ठीक है, तो इसको कैसे डिफेंड करना है? ठीक है, क्या क्या चैलेंजेस है अभी? अभी जैसे चैलेंज आता है कि भाई इंडिया को जो है डब्ल्यूटीओ के डब्ल्यूटीओ हो गया, यूएन हो गया, उनकी बातें माननी पड़ती है। ठीक है, उन्होंने जो बोल दिया, कोई लॉ पास कर दिया, वो मानना पड़ता है। लेकिन सोवरेनिटी तो क्या होती है कि भाई कि कोई भी बाहर का एक्सटर्नल जो है डिसीजन वो हम पे इम्पैक्ट नहीं कर सकता, हम अपनी मर्जी से डिसीजन लेंगे। लेकिन यहाँ पे आप डिफेंड करो फिर कि नहीं, देखो ये जो इम्पोज कर पा रहे हैं, ये भी इसमें भी हमारी परमिशन है, इसमें भी हमारे लोगों की परमिशन है। कहाँ से? आर्टिकल 51। हाँ, 51 के अंदर ही है ना कि इंटरनेशनल जो लॉज है, एग्रीमेंट्स है, उनको मानो। ठीक है, और कहाँ पे डिफेंड करोगे? दिखाओ कि यूक्रेन रशिया के वॉर के अंदर देखो, सब ऑयल इंपोर्ट जो है मना था, लेकिन इन पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट जहाँ पे दिखाया कि भाई पब्लिक हमारे यहाँ पे सर्वोच्चम सबसे ऊपर है, और उसका इंटरेस्ट सबसे ऊपर है। ठीक है, तो उसके इंटरेस्ट के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रशिया से ऑयल इंपोर्ट करे। ऐसे कार्ड्स लगा हुआ था, उसको भी हटा दिया।
उसका भी इम्पैक्ट नहीं पड़ा इंडिया के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डिफेंड करना है। फिर तीसरा, सोशलिस्ट। ठीक है, अब ये क्या है कि सोशलिस्ट क्या होता है, आप लोग जैसे ये शुरू में इन चारों वर्ड्स को एक्सप्लेन करोगे। ठीक है, तो सोशलिस्ट क्या होते हैं, मतलब कि इसका जो एक मेन फीचर है कि स्टेट जो है वो वेलफेयर नेचर का है। ठीक है, तो यहाँ पे वेलफेयरिस्टिक जो है वो दिखनी चाहिए। ठीक है, तो क्या इंडिया के अंदर आप इसको डिफेंड कर सकते हो? जैसे कि ये बोला जा रहा है कि देखो भाई, 1991 में तो इन्होंने ओपन कर दी इकोनॉमी, उसके बाद अब तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो बिजनेसेस है उनको काफी प्रमोट करा जा रहा है। ठीक है, तो अभी क्या वेलफेयरिस्टिक मेजर्स हैं या नहीं है, क्या सोशलिस्ट नेचर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्योंकि सब कुछ तो अब धीरे धीरे मार्केट ड्रिवन हो रहा है। ठीक है, तो आप यहाँ पर डिफेंड करो कि नहीं देखो, ये इसलिए किया जा रहा है ताकि एम्प्लॉयमेंट जो है लास्ट तक पहुंचे। ठीक है, इससे जो है साथ में प्रोग्रेसिव टैक्सेशन है। ठीक है, आपके लार्जर जो इंटरेस्ट है उसको ध्यान में रखते हुए कि डेवलपमेंट हो। ठीक है, बड़े बड़े कंपनीज आएंगे तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, तो ग्रोथ होती है, ग्रोथ ट्रिकल डाउन होगी। ठीक है, पार्टिसिपेशन इकोनॉमी जितनी ज्यादा बड़ी होगी, उतना ज्यादा वहां पे लोगों की जो है डेवलपमेंट होगा, लोग जो है गरीबी से बाहर आएंगे। ठीक है, तो सोशलिस्ट अप्रोच देखने को मिलती है। आप स्कीम्स के बारे में बता दो यहाँ पे। ठीक है, पीएम आवास योजना, पीएम जो है उज्ज्वला योजना। ठीक है, बहुत सारी वेलफेयरिस्टिक मेजर्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। एंड उसके बाद आप जो है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ठीक है, तो ये क्या है, डेमोक्रेटिक की मतलब कि डेमोक्रेसी क्या होता है, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, है ना? कि सरकार है वो लोगों की है। ठीक है, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव जो है वो सिलेक्ट करके, इलेक्ट करके भेजते हैं। ठीक है, लेकिन अभी क्या होता है कि बोलते हैं देखो डेमोक्रेसी इंडिया में खतरे में है। क्यों? क्योंकि फ्री प्रेस नहीं है। ठीक है, उसके बाद लोग ये कहते हैं कि देखो ऑटोक्रेसी आ रही है, या जो है पब्लिक को बोलने नहीं दिया जा रहा। ठीक है, प्रोटेस्ट नहीं करने दिए जा रहे, पब्लिक की बात नहीं सुनी जा रही है। राइट, तो ये चैलेंजेस है अभी प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस में। तो आप इसको डिफेंड कैसे करेंगे, कि कैसे आप कहेंगे कि नहीं, हम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक इंडिया के अंदर है? आप कहोगे कि देखो, अगर ऐसा सीन आता है तो इंडिया के अंदर 5 साल में इलेक्शन होते हैं, रेगुलर इलेक्शंस होते हैं, तो वहां पे चेंज कर सकते हो आप अपनी गवर्नमेंट अपने अकॉर्डिंग। तो जो रिपब्लिक, जो आपका पब्लिक है, वो अभी भी सर्वोच्च है। ठीक है, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होंगे। ठीक है, उसमें आप वोट करिए और अपनी गवर्नमेंट चेंज करिए। ठीक है, वो तो खत्म नहीं हुआ है अभी इंडिया के अंदर। ठीक है, और पावर जो है वो ये दिखाता है इलेक्शंस की, पावर स्टिल रिसाइड विद द पीपल। है ना, इलेक्शन आ रहे हैं, अब देखो नेता लोग पब्लिक तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, और जो भी लॉज वगैरह गवर्नमेंट बनाती है वो ठीक है कि कुछ सेक्शंस में जो है उसके अगेंस्ट लोग खड़े होकर के आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट बनाई गई है, ठीक है, वो उसके हक में, वो तो जो मेजोरिटी, जो सबसे ज्यादा लोग चाहते हैं वो लॉ बने, वो वही डिसीजन तो लेगी। ठीक है, क्योंकि उसको तो अगले 5 साल बाद फिर से टेस्ट देना है। ठीक है, इसलिए जो है आप कह सकते हो कि गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट को सर्व पर ही रख के ही डिसीजंस ले रही है। ठीक है, और अगर नहीं है तो वो अगले उसमें इलेक्शंस में हार जाएगी। ठीक है, इवन आप देखोगे कि पब्लिक ही सर्व पर ही डेमोक्रेसी कैसे प्रोटेस्ट हुए थे इस चीज को लेकर के, एग्जाम्पल दिखाइए फार्मर्स लॉ को लेकर के, और वो रिपील हुए। तो दिखा सकते हो ना आपकी डेमोक्रेसी की जो मेन पिलर्स है उसको अभी भी संभाल कर रखा गया है। ठीक है,
ओके। अब बस यहाँ पे जैसे कुछ गलतियां करते हैं कि भाई देखो, ये जैसे सेकुलर वाला वर्ड था, ठीक है, सेकुलर वर्ड देखते ही आप लोग लिख देते हैं कि भाई देखो कम्युनल राइट्स। ठीक है, कम्युनल राइट्स जो है वो सेकुलर सेकुलरिज्म का थ्रेट वो नहीं है, चैलेंज एक तरीके से। कम्युनल राइट्स जो है वो फ्रेटर्निटी, वो ब्रदरहुड को दूर को सेपरेट करता है, अफेक्ट करता है, उसको थ्रेट करता है। ठीक है, कम्युनल राइट्स वगैरह, तो ये सब नहीं लिखिए। एक पॉजिटिव ऐसे जो सेकुलरिज्म से रिलेटेड डायरेक्ट जो आपके एग्जाम्पल्स है ना, उनको लिखिएगा। ठीक है, और इससे पहले जो फर्स्ट पेज पे आप ये एक्सप्लेन करोगे, ये तो आपको पता ही है, सोवरेनिटी क्या होती है, कि वो स्टेट और स्टेट जो है अल्टीमेट पावर हो, ना बाहर का कोई किसी के अधीन हो, ना अंदर किसी के अधीन हो, और वो स्टेट सबसे रिस्पेक्ट रिसीव करता हो, ऐसी सोशलिस्ट का, ऐसी सेकुलर का। ठीक है, और ऐसी डेमोक्रेसी को आप दो दो लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हो। ठीक है, ओके। और बाकी रिपब्लिक क्या होता है कि भाई जो हेड ऑफ स्टेट है वो पब्लिक के द्वारा ही डायरेक्टली या इनडायरेक्टली चुना गया हो। हमारे यहाँ पे मोनार्कियल नहीं है कि जो राजा महाराजाओं की तरफ शुरू से ही रहे। ठीक है, वैसा नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप आंसर कर सकते थे। तो यहाँ पे क्या करना है कि डिफेंड ही करना है। आज के टाइम में भी वो सारी चीजें डिफेंडेबल हैं। ठीक है, अपने, ठीक है, कुछ कमियां हैं लेकिन उसको इस तरीके से पॉजिटिवली दिखाइए कि ये चीजें हैं, लेकिन ओवरऑल वो एक्सेप्शंस है। इन जनरल डिफेंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें कई बार क्या होता है कि आर दे डिफेंडेबल, हम ऐसे बना लेते हैं। तो ठीक है, आर दे डिफेंडेबल, यस, यहाँ पे लिखते हैं, फिर कहते हैं नो। ठीक है, ये गलतियां नहीं, यहाँ पे डिसीजन लो, बताओ। है ना, अगर आपसे पूछा जाए क्या, और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लोग एम्प्लॉय हैं, और आपसे अगर पूछा जाए, ठीक है, कि क्या ये डिफेंडेबल है, तो आप क्या बोलोगे? ठीक है, ये थोड़ी बोलोगे कि नहीं है। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी इज रूटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ एंड इज फाउंडेड ऑन द एसेंशियल फेसिट्स। एक्सप्लेन द डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जुडिशियल डिसीजंस पूछ रही है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इटसेल्फ मेंशन्ड। ठीक है, ठीक है, और ये कुछ एसेंशियल फेसिट्स पे जो है। ठीक है, लेकिन हमने इतने सारा पढ़ा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स वगैरह, ऐसा हमने कभी ऐसे वर्ड नहीं देखा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। लेकिन ये कह रहा है कि ये रूटेड है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, और एसेंशियल फेसिट्स के बेसिस पे फाउंड हुआ है। ठीक है, तो इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ कुछ प्रोविजंस हैं जो कोर है किसके, कॉन्स्टिट्यूशन के। ठीक है, जो जिनका जो इम्प्लीकेशन है वो बियॉन्ड लीगल है। ठीक है, लीगल तक तो है लेकिन उससे आगे भी है। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, कि भाई अपने फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट करो, उनके आइडियाज को इनकलकेट करो, साइंटिफिक टेम्पर को जनरेट करो। ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करो, रिस्पेक्ट द दिस ह्यूमन डिग्निटी। ठीक है, तो ये सब चीजें क्या है, ऐसे फंडामेंटल ड्यूटीज आप जब पढ़ते हैं तो वो तो लीगल नहीं है ना अभी, है ना, उसको बनाया नहीं गया अभी। उसको क्या बोला जाता है कि ये एक रिस्पॉन्सिबल जो सिटीजन है, ठीक है, वो खुद से इसको इनकलकेट करेगा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की तरह। ठीक है, कि अगर उसे कि अगर उसे अपने ट्रेडिशन, कुछ ऐसी चीज हो उसमें वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को
अगर चूज करना हो दोनों में से तो वो क्या करे, तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी में ये अपने कॉन्स्टिट्यूशन को वो चुनेगा। कि अगर जैसे सवाल पूछा जाता है कि आप पहले अपने रिलीजन को चुनेंगे कि अपने देश को चुनेंगे, ठीक है, तो आप क्या बोलोगे कि देश को। ठीक है, तो वही एक वही चीज है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, ठीक है, जो आपके लीगल एंगल से आगे चल करके होता है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली मेंशन नहीं है, लेकिन उसका क्रक्स है, उसका कोर है, उसकी वैल्यू है कि वो आप इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो ये क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, क्यों कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, इसलिए ताकि रूल ऑफ लॉ बना रहे। ठीक है, ठीक है, तो आप क्या करेंगे कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को इनकलकेट करते हैं, तो ना सिर्फ आप जो लॉज बने हुए हैं, जो आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, आप उनको सिर्फ प्रोसीजर्स के अंदर ही नहीं, बल्कि ट्रू स्पिरिट में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वही चीज की ये बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे आपने देखा ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड किया गया जुडिशियल डिसीजंस के अंदर। ठीक है, चलिए, तो इसको आंसर कैसे करेंगे। सबसे पहले तो भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को डिफाइन करने यानी कि उसको समझाने की कोशिश करेंगे, और कौन कौन से एसेंशियल फेसेट्स हैं उसको दिखा देंगे। उसके बाद एक्सप्लेन कर देंगे अलग अलग जुडिशियल डिसीजंस के साथ। ठीक है, तो पेज 1 पे ये आ जाएगा, पेज 2 पे ये डाल देंगे। ठीक है, चलिए, तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हो कि देखो भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है ये कहीं पे भी रेफर नहीं किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डायरेक्टली, और ना ही डिफाइन किया गया है। रेफर किया गया, डिफाइन नहीं किया गया, इस तरीके से बोल सकते हो। ठीक है, और इसका मतलब होता है एडरेंस टू द एडरेंस टू द कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कोर वैल्यू क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का, अगर आपसे पूछा जाए कहाँ पे लिखी गई है। ठीक है, तो बोला जाता है ना कि जो प्रेम्बल है उसके अंदर आपको पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का वो कोर चीजें दिख जाती हैं। लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, फ्रेटर्निटी, उसके आगे फिर फर्दर सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, ठीक है, उसमें रिलीजन, सब कुछ आपको मिल जाते हैं। तो ऑल दोज आर कोर वैल्यूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिसको अपहेल्ड करना है, इक्वालिटी को अपहेल्ड करना है, लिबर्टी को अपहेल्ड करना है। ठीक है, तो वो क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी बन जाती है। किसके लिए भी, सुप्रीम कोर्ट के लिए, पार्लियामेंट के लिए। ठीक है, अभी जैसे यूसीसी की हम बात करें, तो वो यूसीसी में अगर उसके ना होने की वजह से अगर प्रॉब्लम आ रही है सोसाइटी में, ठीक है, विमेन राइट वायलेट हो रहे हैं, तो दैट बिकम अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी ऑन द गवर्नमेंट, ऑन द पार्लियामेंट टू इनेक्ट अ लॉ। ठीक है, क्यों, क्योंकि इनजस्टिस हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिर एग्जाम्पल वगैरह से एक दो चीज, दो एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल आप देख करके उसको बता सकते हैं, एंड फिर एक हेडिंग बना दो इस तरीके से, या फिर ऊपर हेडिंग करके एसेंशियल फेसेट्स। ठीक है, तो उसके अंदर आप लिख दो भाई डीपीएसपी है, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स है, उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटीज है, प्रेम्बल है। ठीक है, फिर और आप ये डेमोक्रेटिक डेमोक्रेसी के प्रोविजंस लिख सकते हो, मतलब कि वो जो इलेक्शन वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, सो एंड इसकी थोड़ी सी यहाँ पे इंपॉर्टेंस वगैरह बता सकते हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के थ्रू क्या होता है, आप अपनी सोसाइटी में प्रोग्रेशन लाते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आइडियाज को आप इनवाइट करते हैं। ठीक है, जैसे अभी अ, जैसे सबरीमाला, अब चलो, अब तो अभी केसेस की बात करेंगे ही हम। ठीक है, आप लोगों ने भी लिखे होंगे केसेस। ठीक है, तो देखिए, सेकंड हेडिंग किसकी आ गई कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी विद रेलेवेंट जुडिशियल जज विद रेलेवेंट
जुडिशियल डिसीजंस। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताते जाइए। जैसे सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी आपको एक दिखती है कि ये जो LGBTQ वाला जो इशू था, जहाँ पे उनको इक्वालिटी का सम्मान मिला, ठीक है, जहाँ पे अभी तक वो अनइक्वल थे, सोसाइटी के अंदर इंक्लूसिव नहीं थे, ठीक है, वो किया गया। तो ये प्रिंसिपल, ये कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है अपहेल्ड की गई, राइट। ऐसी सबरीमाला इशू के अंदर, ठीक है, विमेन को टेम्पल्स के अंदर राइट मिला जाने का, वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के बेसिस पे, ठीक है। उसके बाद जोसेफ सराइन केस, ठीक है, जहाँ पे अडल्ट्री वाला जो इशू था उसको एड्रेस किया गया, ठीक है। ऐसी सेपरेशन ऑफ पावर, ठीक है, वो भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से आता है, ठीक है, कि भाई सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, इसलिए जो है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए जो एक्ट आया था, अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसको हटाया गया, ठीक है। ऐसे केशवानंद भारती केस था, बेसिक स्ट्रक्चर, है ना, तो वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से उठ करके आया कि भाई देखो कुछ कोर वैल्यूज है इस कॉन्स्टिट्यूशन की जो आप अमेंड नहीं कर सकते, आप चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन उनको नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से आया, वो उसका बेसिस क्या रहा, वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी रही, कि कॉन्स्टिट्यूशन का एक मॉरल है, कोर वैल्यूज है, राइट। जैसे हमारी सोसाइटी में है सोशल वैल्यूज है, सोशल मॉरल्स है, आप अगर वो नहीं रहेंगे तो फिर सोसाइटी रह ही नहीं पाएगी, ठीक है। तो वो उसके लिए कोई रूल रेगुलेशंस ऐसे बनाए नहीं गए, लेकिन अंडरस्टूड है कि भाई ये चीज करनी है हमें, ठीक है। तो इस तरीके से आप 5 केसेस मेंशन करिए और उसमें एक्सप्लेन करिए क्या कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी को अपहेल्ड किया गया है, ठीक है। और लास्ट में आप किसी के कोर्ट, किसी के बारे में आपने कुछ पढ़ा हो, जैसे अम्बेडकर जी ने कहा था, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या है, इट इज एन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन बिटवीन कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट पीपल एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कि अगर कभी दो चीजों में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा हो तो आपको क्या चूज करना है, उसके लिए ये एक बेसिस है, जिसमें यहाँ पे बता रहा था आपको, ठीक है। तो हमेशा रूल ऑफ लॉ, अपने कॉन्स्टिट्यूशन को सर पर ही रखना चाहिए, क्योंकि वो हम ही लोगों ने तो बनाया है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आंसर करना था, और बाकी इसमें किसी तरीके की डिमांड मिस करने के चांसेस नहीं है, ठीक है। चलिए 10 मार्क का ही था तो 2 पेजेस में हो जाएगा। अब आते हैं हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। इसमें काफी लोगों ने डिमांड मिस करी होगी, ठीक है। तो इसमें क्या है कि, हाँ, ठीक है, इसमें क्या है कि क्वेश्चन क्या है, पार्लियामेंट पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। In the light of this statement, explain whether Parliament under Article 368 of the Constitution can destroy the basic structure of Constitution by expanding its amending power. Very, very important this one, this last line. ठीक है, ओके। देखिए क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन कह रहा है कि देखो भाई, एक स्टेटमेंट दी है इन्होंने पहले कोर्ट के अंदर, पार्लियामेंट्स पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अमेंडमेंट कौन से आर्टिकल में है कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, आर्टिकल 368, ठीक है। टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन इज लिमिटेड पावर एंड इट कैन नॉट बी एनलार्ज इनटू एब्सोल्यूट पावर। बिल्कुल सही बात है, ये किसी सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में दिया गया था किसी पर्टिकुलर केस के अंदर, वो केस क्या था, मिनेर्वा मिल केस, ठीक है। आप लोगों ने पॉलिटी के अंदर जब पढ़ते हैं तो डीपीएसपी वाला चैप्टर, ठीक है, या फिर फंडामेंटल राइट्स, हाँ, तो वहां पे आप लोग एक डिबेट पढ़ रहे होते हो कि बार बार अमेंडमेंट हो रहे होते हैं, ठीक है, कि भाई 39 बी और सी को जो है
वो ये ऐड करना चाहते हैं और कहते हैं कि भाई फंडामेंटल राइट अगर वायलेट हो रहे हैं तो उससे वो मैटर नहीं करता, हम जो है कर सकते हैं ये। ठीक है, उसी के ऊपर आप 3-4 केसेस लगातार पढ़ते हो। उसमें एक मिनर्वा मिल केस था, ये उसी जजमेंट से ये लाइन उठाई गई है। ठीक है, जहाँ पे बोला गया था कि भाई ये आपकी लिमिटेड पावर है आर्टिकल 368 में, उसको आप एनलार्ज नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट नहीं बना सकते अपनी पावर को अमेंड करने को लेकर के। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि एब्सोल्यूट नहीं बनेगा, आपको क्या करना होगा, जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना उसको आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, उसके अलावा आप कुछ आप मतलब अमेंडमेंट करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं हो सकते, चेक एंड बैलेंस से आप भाग नहीं सकते हो। ठीक है, ये एक बात थी। ठीक है, जो इस केस के अंदर रखा गया था। और दूसरा, ये आर्टिकल है 368। ठीक है, जिसके अंदर ये करते हैं मतलब कि अमेंडमेंट। ठीक है, तो आपको 368 के प्रोविजंस थोड़े से ध्यान में होने चाहिए। ठीक है, तो अभी हमने स्टेटमेंट समझा, अब अगली लाइन क्या है, इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। इस वाली लाइन को ना पढ़ना मत भूलना। ये क्या कह रहा है कि जो पार्लियामेंट है, क्या वो अपने, अगर वो अपने अमेंडिंग पावर को एक्सपेंड करती है तो वो डिस्ट्रॉय कर देगी बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। ठीक है, तो इस पे आपको बताना है इस स्टेटमेंट को रखते हुए। ठीक है, एक बार और पढ़ लेते हैं। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट एक्सप्लेन, एक्सप्लेन करो वेदर पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। अगर ये अपनी अमेंडिंग पावर आर्टिकल 368 को अगर ये एक्सपेंड करता है, ठीक है, तो क्या बेसिक स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होगा कॉन्स्टिट्यूशन का, ये एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो अभी इसको करते हैं, एड्रेस करते हैं। 15 मार्क का क्वेश्चन है, आपके 3 पेजेस होंगे। ठीक है, इस तरीके से ये आपके माइंड के अंदर बन जाना चाहिए। ये वैसे पहले डिटेल में डिस्कस कर रखे हैं, लेकिन चलो अभी बता देता हूँ मैं। ठीक है, तो इसके अंदर देखो इंट्रोडक्शन कितने बेसिस से स्टार्ट हो सकता है। जब भी 15 मार्क का क्वेश्चन आए तो जो स्टेटमेंट होती है ना उसको एक्सप्लेन कर दिया करो, अगर फर्दर कोई बड़े पार्ट्स नहीं पूछ रखे क्वेश्चन में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आप या तो आर्टिकल 368 से स्टार्ट कर दो, या तो ये मिनर्वा मिल केस से, कि भाई ये जो स्टेटमेंट दे रखी है मिनर्वा मिल्स केस के अंदर बोली गई थी, क्योंकि उस वक्त 42nd अमेंडमेंट आया था, उसके अंदर सुप्रीम पार्लियामेंट ने जो है अपने आप को एब्सोल्यूट पावर दे दी थी कि किसी भी तरीके का जो फंडामेंटल राइट है या कुछ और है वो उनको रोक नहीं सकते। ठीक है, कुछ भी अमेंड करने के लिए, क्यों, क्योंकि आर्टिकल 13 जो है उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो लॉ नहीं है। ठीक है, इसलिए ये कुछ भी अपना क्या कहते हैं, 42nd अमेंडमेंट में ये बोला था कि पार्लियामेंट कोई भी लॉ इनेक्ट कर सकती है, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाने के लिए। ठीक है, तो आप बोलोगे हाउएवर इन दिस जजमेंट दिस प्रोविजन इज रिवोक्ड एंड इट इज सेड दैट Parliament can amend the constitution, but it cannot replace or destroy the basic structure of the constitution. ठीक है, अपहोल्डिंग द केशवानंद भारती केस। ठीक है, इस तरीके से आपका एक अच्छा इंट्रोडक्शन बन जाएगा। ठीक है, मतलब कि लगभग 50% जाएगा, लेकिन एक अच्छे तरीके से एड्रेस होगा। और कोशिश किया करो कि 2-3 लाइन से ज्यादा अगर हो रहा है इंट्रोडक्शन में तो चेंज योर पैरा। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन के बाद आप क्या करोगे, अब आ जाओ कि पार्लियामेंट जो है वो अ, ये कर सकता है कि नहीं कर सकता। ठीक है, पार्लियामेंट अंडर कैन डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। यहाँ पे लिख देना, ये यहाँ पे हेडिंग स्टार्ट होगी आपकी। ठीक है, कि हेडिंग स्टार्ट होगी कि कैन पार्लियामेंट
expand its amending power under आर्टिकल 368। ठीक है, तो सबसे पहले इसको एड्रेस कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखोगे यहाँ पे आप, आर्टिकल 368 को एक्सप्लेन करो कि भाई आर्टिकल 368 जो है उसके अंदर लिखा गया है कि भाई पार्लियामेंट हैज द पावर टू टू ब्रिंग द लॉ, और यू कैन से टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, ताकि फ्लेक्सिबिलिटी बनी रहे। ठीक है, अमेंड किसके थ्रू, बाय एडिशन, कोई एक्स्ट्रा प्रोविजन ला सकते हैं जैसे जीएसटी में लाए। ठीक है, कि कुछ रिपील कर सकते हैं कोई एक्ट। ठीक है, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को रिपील करा था और उसको आगे ले जा करके शिफ्ट करा था, फंडामेंटल राइट से हटा दिया था। ठीक है, उसके अलावा जहां से मतलब कि लड़ाई शुरू ही हुई थी। ठीक है, उसके उसके बाद क्या है कि आपका रिपील कर सकते हैं, ये कर सकते हो, उसके बाद वेरिएशन ला सकते हैं, कुछ चेंजेस ला सकते हो। ठीक है, ये पावर तो है। और पार्लियामेंट के पावर, अगर आप आर्टिकल ये वाला जाकर के पढ़ेंगे तो वहां पे बोला हुआ है कि किसी भी तरह मतलब पूरी पावर है ये तीनों चीज करने की। वहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है कि बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा। ठीक है, इसलिए जो है इसको अभी हमने पिछले क्वेश्चन में कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी के अंदर पढ़ा था। ठीक है, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। राइट, तो इस चीज को लेकर के पार्लियामेंट ने बोला कि भाई हम तो कर सकते हैं लॉ, लेकिन यहीं पे क्या लिखा है कि ये जो अमेंडमेंट होगा इन अकॉर्डेंस टू प्रोसीजर्स गिवन इन दिस आर्टिकल। ठीक है, इस आर्टिकल के अंदर जो दिया हुआ है उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग ही आप अमेंड कर सकते हो। ठीक है, लेकिन पार्लियामेंट के पावर के पास पावर तो है ही ना अमेंड करने की। तो अब देखिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकता है ये। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 368 भी आता है। राइट, और 368 किससे रिलेटेड है, पार्लियामेंट की पावर से। तो क्या इसको अमेंड नहीं कर सकता, इसको भी कर सकता है। और इसके अंदर जो पावर है उसमें एडिशन भी कर सकता है, अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, अपनी पावर को इंक्रीज करेगा। और उसके साथ क्या है कि हाँ, अपने अपनी पावर को इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो है प्रोसीजर क्या है वो भी दे रखा है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। प्रोसीजर क्या दिया है कि भाई स्पेशल मेजोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, 2/3 वाली विद 50%। ठीक है, और विद 50% किसके लिए, आपकी ये स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आप अमेंडमेंट पढ़ते हैं पॉलिटी के अंदर, तो वहां पढ़ा होगा आप लोगों ने कि तीन तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होते हैं, एक तो सिंपल मेजोरिटी के साथ, एक स्पेशल मेजोरिटी के साथ, और एक स्पेशल मेजोरिटी विद स्टेट लेजिस्लेचर की 50%। तो उसमें दिखा गया है कि अगर आप आर्टिकल 368 इटसेल्फ को अगर आप अमेंड करना चाहते हो तो उसके लिए ये वाली मेजोरिटी आपको लगेगी। ठीक है, तो अपनी पावर को एक्सपेंड करे अगर ये पार्लियामेंट। ठीक है, तो वो तो अलाउड है ना यहाँ पे। क्या वो बेसिक स्ट्रक्चर को अभी कर रहा है इम्पैक्ट, नहीं कर रहा। ठीक है, अपनी पावर को एक्सपेंड करेगा। ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है स्ट्रक्चर ऑफ द बाय एक्सपेंडिंग इज अमेंडिंग पावर, नहीं, अमेंडिंग पावर को ये अपनी एक्सपेंड कर सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है। और यही चीज आपको एक्सप्लेन करनी है अपने आंसर में कि देखो इस प्रोविजन के अंदर ये चीजें लिखी गई है। ठीक है, और बताइए कि पुराने केसेस का रेफरेंस दीजिए। ठीक है, कि अब यहाँ पे बोलिए कि हाँ, ये एक्सपेंड करना गलत नहीं है, लेकिन अगर ये एक्सपेंशन इस तरीके से किया जा रहा है कि इसके ऊपर किसी भी तरीके का चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, किसी भी तरीके की मोरालिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी अप्लाई नहीं होगी, या जो कोर वैल्यू है
इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की उसको वायलेट कर रहा है, तब वो जो है बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। अगर वो सेकुलर जो पहले सुप्रीम कोर्ट ने पहले अपने जजमेंट्स के अंदर जैसे सेकुलर को बेसिक स्ट्रक्चर बताया है, सेकुलरिज्म को, ठीक है, सेपरेशन ऑफ पावर को बता रखा है, अगर इन सब चीजों को वो अपनी एक्सपेंडेड पावर के साथ इनको वायलेट करता है, देन वो डिस्ट्रॉय कर रहा है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। तब वहां पे जो है पार्लियामेंट जुडिशरी जो है वो अपना जुडिशियल रिव्यू लगा सकती है। अगर जुडिशियल रिव्यू को वो अफेक्ट कर रहा है, तब कह सकते हो कि ये डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है। लेकिन आपको अपने जो यहाँ पे जब आपका आंसर स्टार्ट होगा और यहाँ तक, इवन यहाँ तक आपका एक्सप्लेनेशन में लगभग जाएगा यहाँ तक कि भाई ये नहीं करता, उसमें आप सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे होंगे। उसके बाद लिखेंगे कि भाई ऐसा अगर कुछ कुछ चीजें होती हैं तो वो डिस्ट्रॉय कर सकता है बेसिक स्ट्रक्चर को। एंड देन ये जो उस सेंस में जो है पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है, लेकिन अपने पावर को एक्सपेंड करना और वो जब तक कॉन्स्टिट्यूशन और प्रोसीजर्स के साथ जा रहे हैं तब तक वो किसी भी बेसिक स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय नहीं कर रहे हैं। ठीक है। ये स्टेट रेटिफिकेशन वगैरह वाली बातें जो है आपको बतानी पड़ेंगी। इस तरीके से अपने आंसर्स में आर्टिकल्स को यूज करते हैं, आपको पता होगा ये सारी चीजें, बट आपने मेंशन नहीं करी होंगी। आपने इस पूरे क्वेश्चन को पता है कहाँ पे रिवॉल्व किया होगा, बेसिक स्ट्रक्चर पे। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है आर्टिकल 368 पे। ये वाला वर्ड तो आप लोगों ने ध्यान में रखा ही नहीं होगा ना, एक्सपेंडिंग इट्स अमेंडिंग पावर। आपको बेसिक स्ट्रक्चर दिखा और उसी पे आपने आंसर लिख दिया होगा। तो ये चीज आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है। और इसमें जजमेंट्स वगैरह तो मैंने बता ही दिए, आप किस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है। और ठीक है। और वही है कि यहाँ पे आपका एंड यही होगा कि भाई अपनी पावर को एक्सपेंड, अमेंडिंग पावर को एक्सपेंड कर सकते हैं, और उसमें कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आर्टिकल 368 खुद बोलता है। ठीक है। और प्रोसीजर्स के साथ कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के उसमें परमिशंस ले रहे हैं, तो वहां पे क्वेश्चन करना अ, ठीक नहीं है। अगर मतलब कि वो डिस्ट्रॉय नहीं करेगा उसको। ठीक है। और बेसिक स्ट्रक्चर अभी तक डिफाइन भी नहीं है। ठीक है। तो जो पहले बता रखी है, अगर उनको वायलेट नहीं कर रहे हैं तब तो ठीक है। ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपको आंसर करना था। ओके। आई होप ये डिस्कशन आपको काफी हेल्प किया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू मी। ये वीडियो मैं रात को ही रिकॉर्ड करने वाला था, बट बिकॉज ऑफ कफ काफी दिक्कत हो गई, तो अभी इन द मॉर्निंग 4:30 AM आई एम रिकॉर्डिंग दिस। सो आई होप आप लोगों को हेल्प होगी। थैंक यू एवरीवन।